नमस्कार, आप देख रहे हैं कासिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बाढ़ से खबर है, जावकार पे छापेमारी हुई है। करीब 1 घंटे तक ये छापेमारी हुई है और बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी आशीष कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 8 वार्डों की सघन तलाशी ली गई है और छापेमारी में फिलहाल अब तक कोई आपत्तिजनक सामान मिलने की सूचना नहीं है। तो बाढ़ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां उपकारा में ये छापेमारी हुई है। फिलहाल अब तक आपत्तिजनक सामान के मिलने की सूचना नहीं है। 1 घंटे तक ये छापेमारी चली है। बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी हैं आशीष कुमार, जिनके नेतृत्व में ये छापेमारी हुई। विशेष तौर पर 8 ऐसे वार्ड थे जहां पर ये सघन तलाशी ली गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ अनुमंडल की, जहां पर उपकार में ये छापेमारी हुई और 1 घंटे तक ये छापेमारी चली है। 8 ऐसे वार्ड जहां पर सघन जांच किया गया है। ये छापेमारी अनुमंडल पदाधिकारी आशीष कुमार के नेतृत्व में हुई है। फिलहाल इस छापेमारी का क्या उद्देश्य था और क्या छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है, इन सारी चीजों पर कुछ ही देर में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। संवाददाता अजय अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है कि किस उद्देश्य से यहां पर यह छापेमारी हुई और क्या इस निरीक्षण के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामान की बरामदगी? देखिए सुष्मिता, ये जो है रूटीन वर्क लेकर के छापेमारी की गई है। एसडीएम आशीष कुमार के नेतृत्व में जो है बाढ़ जेल में आज सुबह जो है वो छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बाढ़ एसडीपीओ 1, बाढ़ एसडीपीओ 2, पंडारा, कठमलगोला और बाढ़ के अंचलाधिकारी एवं सभी अनुमंडल वर्ग के थानाध्यक्ष और पुलिस बल तैनात थे। छापेमारी से जो है कैदियों के बीच जो है हड़कंप मच गया है। 8 वार्डों की तलाशी दी गई, लेकिन किसी भी वार्ड में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है और लगभग 1 घंटे तक जो है सघन छापेमारी जो है जेल के अंदर की गई है। उसके बाद छापेमारी से जो है कैदियों के बीच जो है हड़कंप मच गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कैदी लोग जो है गांजा, खैनी इत्यादि जेल के अंदर रखते हैं, लेकिन ऐसी कुछ आपत्तिजनक सामान जो है आज नहीं मिला है। लेकिन एसडीएम के नेतृत्व में और सभी अधिकारियों के साथ जो है आज पूरे जेल में जो है छापेमारी की गई। वहीं एसडीएम ने बताया कि ये छापेमारी रूटीन वर्क के तहत की गई है और ये छापेमारी जो है हर महीने लगातार चलती रहेगी। जी सुष्मिता। बिल्कुल, चलिए अजय, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। आगे बढ़ेंगे। बेगूसराय जेल में भी छापेमारी हुई है। सुबह से कैदियों के परिजन की जो भीड़ है वो मुलाकात करने के लिए जुटी थी। तभी सुबह 9 बजे मुलाकात की प्रक्रिया शुरू की गई थी और डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष के नेतृत्व में जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के अलावा सैकड़ों पुलिसकर्मी अचानक जेल पहुंच गए। जेल गेट पर डीएम एसपी के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में तुरंत गेट खोलकर सभी अंदर चले गए और इसके बाद छापेमारी शुरू कर दी गई है। जेल के अंदर में डीएम एसपी के नेतृत्व में एक कमरे और कैदी की तलाशी ली जा रही है। इधर जेल के बाहर बड़ी संख्या में कैदी के परिजन मुलाकात के लिए जुटे हुए हैं। बेतिया में छठियार समारोह में सरकारी पिस्टल से हवा में फायरिंग की गई। विरोध करने पर मारपीट भी हुई। फायरिंग करने का आरोप पुलिस जवान पर है। रामपुर बैरागे का ये मामला है। जानकारी के मुताबिक छठियार भोज में शामिल होने आए बिहार पुलिस के एक जवान ने सरकारी पिस्टल का गलत उपयोग कर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। घटना में शामिल पुलिस जवान अमित सहनी ग्राम बकुलिया टोला और बैरिया का रहने वाला है। समारोह के दौरान जवान ने अपनी सरकारी पिस्टल एक नर्तकी को थमा दिया, जिसे वह मंच पर लहराते हुए दिखाई दी और इसके बाद जवान ने स्वयं भी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की। ग्रामीणों ने जब इस गैर कानूनी और खतरनाक हरकत का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि विरोध करने वाले कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अन्य व्यक्ति के साथ एक अमित चौधरी नाम के व्यक्ति दिख रहे हैं, जो कि पीला जैकेट पहना हुआ है, जिसके पिता का नाम किशोर चौधरी है और ये बैरिया थाना का रहने वाला है। ये
कुचायकोट थाना गोपालगंज में सिपाही है, जिसका सिपाही नंबर 415 है। और इसी वीडियो में एक और व्यक्ति दिख रहा है, अनमोल तिवारी। ये भी अग्निशमन सिपाही है, 390 सिपाही नंबर इसका, ये भी गोपालगंज में ही पदस्थापित है। तो ये लोग वीडियो में दिख रहे हैं और इसी संबंध में 27 तारीख को यानी कल ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तारी की। अगली खबर बाढ़ से है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 की मौत बताई जा रही है। शादी का कार्ड बांट कर लौट रहे थे ये दोनों, अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंदा है। दाहौर गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। शादी का कार्ड बांट कर ये दोनों लौट रहे थे और इसी दौरान अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया है। विशेष तौर पर यह पूरी घटना दाहौर गाँव के पास की बताई जा रही है। से आ रहा था बख्तियारपुर तरफ से। दाहौर में एक्सीडेंट हो गया है, कोई अज्ञात वाहन मार दिया, उसे भिगा गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कहाँ जा रहे थे ये रात में? बख्तियारपुर से घर आ रहा था। घर आ रहे थे। कहा जा रहा कि निमंत्रण देने जा रहे थे क्या? हाँ, मैंने वो कार्ड बांट के आ रहा था, बहन का शादी था उसके घर में। वही कार्ड उड़ बांट के आ रहा था, तो उसी में दाहौर में एक्सीडेंट हो गया, उसी में मौत हो गया। क्या हुआ मृतकों का नाम? एक का साहिल है, एक का अमित। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर राजधानी पटना से, अचानक होटल का लिफ्ट गिरा। एलिस होटल का ये अचानक से लिफ्ट गिर गया है। हादसे में 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है। आपको ये जानकारी दें कि अधिक से क्षमता से जो है वो अधिक लोगों के चढ़ने से यह हादसा पेश आया है। शास्त्री नगर के एजी कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है, जहां रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। फ्लक्चुएशन के कारण ये कंट्रोल नहीं रहा और स्लाइड हो गया है सेकंड फ्लोर से। कितने लोग अंदर गए थे? इसमें 3 से 4 लोग हैं सर। 3 से 4 लोग। घायल कितने लोग हुए हैं? अभी एक जो सीनियर सिटीजन है वो दिल के मरीज है, तो थोड़ा सा उनके अंदर वो जो कहते हैं ना हेजिटेशन टाइप वो हो गया और थोड़ा सा उनको पैर में चोट लगा, तो वो दिखाने। कौन सा होटल है ये द एरिस होटल एंड रिसोर्ट। हम लोग को सूचना मिला कि एरिस होटल में जो लिफ्ट है वो टूट गया है, लेकिन आने के बाद यहाँ पता चला कि जो जंप करके नीचे बैठ गया था वोल्टेज के कारण। इसमें नरेश राय का उम्र करीब 70 वर्ष होगा, उन्हीं को थोड़ा सा हल्का चोट लगा है और शायद हार्ड वुड के पेशेंट थे, सब ठीक ठाक है। रांची में मारपीट हुई है। मामूली विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया है। बेटे के साथ उसके पिता पर भी हमला किया गया। पूरा मामला कैमरे में कैद हो चुका है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 15 ओपी क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक अमन नाम के युवक का कुछ स्थानीय युवकों से किसी छोटी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उन युवकों ने अमन पर जानलेवा हमला कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अमन के साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। हालात बिगड़ते देख अमन के पिता विनय कुमार वर्मा बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन आरोप है कि हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। राज्य पुलिस ने 6 महीने के भीतर 36 से ज्यादा ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साल 2024 में रिकॉर्ड 210 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया था और इस बार भी 36 से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इस साल जो आंकड़ा है वो 90 के करीब पहुंच चुका है। ब्राउन शुगर के काले कारोबार में पुलिस को इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी 24 नवंबर को मिली थी, जब राज्य पुलिस ने एक साथ 8 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार ड्रग पैडलर्स के से 30 लाख का ब्राउन शुगर बरामद भी किया गया था। मिल रहा है आगे किस तरह की रणनीति और नजर रख रहे किस गिरोह पर? आप जैसा देख पा रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत कड़ा प्रहार जो है वो नशे के नेटवर्क पर किया है। और जो पहले एक सामान्य अवधारणा रहती थी कि पुलिस केवल पुड़िया पकड़ रही है और केवल जो है सो कंज्यूमर्स को पकड़ रही है, उसकी जगह पे हमारा ये प्रयास है कि जो मेन जो ड्रग पेडलर्स हैं जो बाहर से ड्रग लाकर यहाँ बेच रहे हैं और उसको हम पकड़ें। और इसी प्रयास का ये परिणाम है कि आप ये देख पा रहे हो कि जो जब्ती की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। से रिलेटेड बहुत क्लैरिटी से सभी पुलिस अधीक्षकों को और जितने भी हमारे CID के कार्यालय हैं
क्षेत्र कार्यालय हैं सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि इसका 2-3 स्टेजेस पे इसमें काम करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इसमें है कि जहाँ जहाँ अफीम की खेती होती है तो वहाँ पे खेती ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया। चोरों के पास से कई लोगों के आरसी कार्ड और विभिन्न प्रकार की चाबियां, ग्राइंडर मशीन के साथ ड्रिल मशीन और वायर कटर भी बरामद किया गया है। एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी बेंगाबाद, सब इंस्पेक्टर रविंदर कुमार, सब इंस्पेक्टर विजय कुमार मंडल एवं अन्य सशस्त्र बल के द्वारा बिहार से छापामारी करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से घटना में प्रयुक्त किए गए स्कॉर्पियो, जिससे चोर बेंगाबाद आए थे स्कॉर्पियो चोरी करने के लिए, उस स्कॉर्पियो को रिकवर किया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी करने में जिस औजार का प्रयोग किया जाता था वो औजार और चोरी करने के बाद स्कॉर्पियो को जो मॉडिफाई किया जाता था वो मॉडिफाई करने वाले अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई। अगली खबर धनबाद से है, जहां धनबाद में 2023 में निकाली गई 1478 होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई है। ये उम्मीदवार 10 दिसंबर तक नए समाहरणालय भवन में त्रुटियों को सुधार सकते हैं। त्रुटि सुधार के बाद आवेदक फिर से आवेदन कर सकेंगे। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने बताया है कि ग्रामीण, शहरी, गैर तकनीकी और शहरी तकनीकी के लिए जमा किए गए त्रुटिपूर्ण आवेदन के अभ्यर्थियों की 3 प्रकार की सूची जिले के एनआईसी में अपलोड की गई है। उस समय फॉर्म पहले ही भरा चुका था, उसके बाद स्क्रूटनी का कार्य के लिए रुका हुआ था, तो स्क्रूटनी का कार्य हम लोग स्टार्ट किए। एक हम लोग स्क्रूटनी का टीम गठन की, उसके द्वारा 1.5-2 महीना मेहनत के बाद ये हो गया। उसमें हम लोग 3 प्रकार का ये निकाले फॉर्म। एक सबसे पहले तो ऐसा लोग है जो 12 लोग हैं जो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है किसका है, वो लोग पेमेंट कर दिया परंतु एप्लीकेशन आईडी में कुछ नाम लिख दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, वो लोग गलती डाल। तो वो लोग से है कि वो कैंडिडेट अपना आए और सारा अपना अगर डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो उसका सही हो जाएगा, सही हो सकता है। 1553 फॉर्म है जो रिजेक्ट हुआ है वो क्योंकि वो लोग पेमेंट ही नहीं किया। बेरमो में छापेमारी हुई। सीसीएल प्रबंधन, गांधीनगर थाना पुलिस और इसी के साथ सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। चरकपनिया और आसपास के इलाकों में यह अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान कोयला चोरी का एक मामला सामने आया है। टीम ने कई सक्रिय सुरंगें भी पकड़ी है जिनका इस्तेमाल लंबे समय से कोयला चोरी के लिए हो रहा था। जैसे ही सुरंगें मिली, टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए इन्हें तुरंत बंद कर दिया। वहीं पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बढ़ाकर माफिया पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लोगों का कहना है कि संयुक्त कार्रवाई से जमीन के नीचे चल रहे चोरी के नेटवर्क को भी जड़ से हिलाया जाएगा। बीच में लगातार खबर ये आ रही थी कि चरकपनिया जंगल तरफ से जो है अवैध सुरंग बनाकर कोयले का निकासी किया जा रहा था, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। और थाना के तरफ से बार बार ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि इस तरह का कार्रवाई ना करें। और इसी के तहत आज सीसीएल के सहयोग से संयुक्त रूप से गांधीनगर थाना पुलिस, सीसीएल और सीआईएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध जो भी सुरंगें हैं जितनी भी है उससे डोजरिंग कर उसके अवैध वाहनों को बंद किया जा रहा है। शिकायत ग्रामीणों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी प्रबंधन को प्राप्त हुआ था और मीडिया के द्वारा भी प्रबंधन को प्राप्त हुआ था कि कुछ इलीगल माइनिंग रेट होल्ड्स किया जा रहा है। तो आज हमने प्रशासनिक सहयोग से सारे लोगों को, अगल बगल के ग्रामीणों को अवगत कराते हुए कि भाई आप इस पर ऐसा काम न करें। पटना के बेउर जेल में भी छापेमारी की गई है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान कई थानों की पुलिस टीम मौजूद थी। छापेमारी के दौरान किसी भी आपत्तिजनक सामग्री मिलने की सूचना नहीं है। संवाददाता विवेक अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी से जुड़ी हुई?
लेकिन राजधानी पटना का शनिवार के दिन सुबह 5 बजे से ही पटना के आदम केवल कारा में छापेमारी की जा रही है, जहां 2 सिटी एसपी, मध्य सिटी एसपी और 25 सिटी एसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी की जा रही है, जहां एडीएम रैंक के अधिकारी भी मौजूद है, कई थाने के पुलिस भी मौजूद है। इस छापेमारी के क्रम में जेल परिसर में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक कोई भी असामाजिक आपत्तिजनक सामानें नहीं बरामद की गई है, लेकिन बात करें तो ये छापेमारी राजधानी में अपराधियों का मनोबल बढ़ते हुए अपराधियों को कई घटना, हत्या, लूट, डकैती जैसे घटना जेल से तार जुड़ा रहता है, इसको लेकर एक छापेमारी की जा रही है। लेकिन हालांकि अभी तक किसी भी चीज की बरामद की सूचना नहीं है। छापेमारी पूरी होने के बाद ही बताया जाएगा कि जेल परिसर में जेल वार्डों से क्या कुछ बरामद किया गया। बिल्कुल ठीक है विवेक, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पटना के पेयोर जेल में ये छापेमारी हुई थी, जहां फिलहाल अब तक कोई आपत्तिजनक सामान मिलने की सूचना सामने नहीं आ पाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बीजेपी आज जारी करेगी आरोप पत्र हेमंत सरकार 2 पर। यह आरोप पत्र जारी होगा सरकार के 1 साल पूरे होने पर। यह आरोप पत्र है, 7 सदस्यीय टीम ने यह आरोप पत्र को तैयार किया है। तो हेमंत सरकार 2 के लिए आरोप पत्र झारखंड बीजेपी की तरफ से जारी होने वाला है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह आरोप पत्र जारी होगा। 7 सदस्यीय टीम है जिन्होंने मिलकर यह आरोप पत्र को तैयार किया है। संवाददाता संदीप अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। संदीप, 7 सदस्यीय टीम है जिन्होंने मिलकर आरोप पत्र जारी करने की आज बात कही जा रही है। क्या कुछ आरोप लगाने की जानकारी मिल पा रही है इस आरोप पत्र में? क्योंकि एक तरफ सरकार 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अब आरोप पत्र के साथ तैयार है। आज भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी हैं भाजपा के, उनके द्वारा एक आरोप पत्र आज जारी किया जाएगा। हालांकि जहां सरकार अपने 1 साल पूरे होने को लेकर कई जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए थे, और आपने कल देखा होगा कि मोरहाबादी मैदान में भी कल 8000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। हालांकि दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष का यह आरोप है कि पिछले 5 साल और इन 1 सालों में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और लोगों को छलने का काम किया है। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक 7 सदस्यीय टीम बनाई थी और उन्होंने यह पूरा जो आरोप पत्र है वह निर्मित किया है, और आज उस आरोप पत्र को सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कई आरोप जो बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर लगाते आ रही है, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं जो बोला जाए, यदि 100 अंकों में 10 अंक भी देने चाहे तो बीजेपी इसमें भी जरूर कटौती कर रही है। और उनका कहना है कि यह सरकार सिर्फ घोषणा की सरकार है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं कर रही है। हालांकि देखना होगा कि आरोप पत्र जब जारी होता है तो उसमें कितने आरोप विपक्ष हेमंत सरकार पर लगाती है। हालांकि 12:30 बजे यह कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा गया है और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इसमें उपस्थित रहेंगे। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के भुइयाडीह में घर तोड़े जाने के विरोध में लोगों ने मसाल जुलूस निकाला है। जुलूस में पूर्व मंत्री दुलाल भुइया की भी मौजूदगी रही है। लोगों का आरोप है कि भुइयाडीह में बिना नोटिस दिए प्रशासन ने घर तोड़ दिए। नाराज बस्ती वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोगों ने मशाल लेकर विशाल जुलूस निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ और पुनर्वास की मांग की है। यह मशाल जुलूस भुइयाडीह पूजा मैदान से शुरू होकर पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए वापस वहीं पर समाप्त हुआ। ये बस्ती को बसाने के लिए शिबू सोरेन ने कहा गया, दुलाल बसाओ, लड़ो, तीर चले तो तीर चलाओ। ये हम लोग का खुटखट्टी लोग का जमीन है। छाया नगर, निर्मल नगर, बागोन नगर, और उसका बेटा हेमंत सोरेन अफसर लोग को भेज करके टाटा कंपनी से माल ले लिया होगा। अब बोलता तोड़ दो, तोड़ने देंगे?
एक भी गाड़ी सही सलामत नहीं जाएगा। देखिए, लोगों ने यहाँ पर मसाल जुलूस निकाला है और अपने विरोध को यहाँ पर सामने दर्ज कराया है। बताया गया कि बिना नोटिस इनके घर को तोड़े गए, जिस वजह से आज ये मशाल जुलूस निकाला गया है। जुलूस में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां भी वहाँ पर शामिल थे। यह आरोप लगा है कि भुइयाडीह में बिना नोटिस दिए प्रशासन ने घर तोड़े हैं। नाराज बस्तीवासियों का इसी वजह से गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों लोगों ने मशाल लेकर विशाल जुलूस निकाला। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और इंसाफ और पुनर्वास की इनकी मुख्यतः मांगे हैं। हम गरीबों के मसीहा दुलाल भुइयां जिंदाबाद। सागर कंपनी उचित मुआवजा देना होगा। पिछड़ों का घर तोड़ना बंद करो। बिना प्रशासन होश में आओ। संवाददाता विनोद अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। विनोद, मशाल जुलूस निकालकर इंसाफ और पुनर्वास की मांग की गई है, इस पर क्या कुछ पहल नजर आ पा रही है? जी सुष्मिता, मैं बता दूं कि बिना नोटिस दिए हुए करीबन काफी संख्या में लोगों को घर तोड़ा गया है, जिसको लेकर बस्तीवासी के लोग काफी आक्रोशित थे। कल मशाल जुलूस निकाला गया है। दुलाल भुइयां जो पूर्व मंत्री थे, उनके नेतृत्व में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया है और कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं। जो भी दोषी पदाधिकारी इस तरह के किए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग किए। मैं बता दूं कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी स्थानीय विधायक पूर्णिमा दास साहू मिली हुई है और उन्हें पूरे मामले को जानकारी भी दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो भी दोषी पदाधिकारी इस तरह के किए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि बिना नोटिस के साथ इस तरह के गरीबों का अचानक को तोड़ना कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि मैं बता दूं कि सड़क चौड़ीकरण करने की बात हो रही है, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में लोगों को घर तोड़ा गया है, जिससे बस्तीवासी एकजुट हो गए हैं। और दुलाल भुइयां ने चेतावनी भी दी है कि कंपनी के इशारे में प्रशासन काम कर रही है, जिसको लेकर के गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि तोड़ना चाहिए था तो पहले नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद पुनर्वास करना चाहिए था, ताकि इस ठंड के मौसम में जो गरीब के लोग हैं कहाँ रहेंगे। उनके अपने आशियाना ने जो पिछले 50 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, बसे हुए थे, और ऐसे लोगों को घर को तोड़ देना बुलडोजर से कहीं न कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तमाम बात उन्होंने कहा, क्योंकि पूरे बस्तीवासी के लोग काफी आक्रोशित थे और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे जो दोषी पदाधिकारी को। जी बिल्कुल, चलिए, ये प्रमुख मांगे हैं। बेहद शुक्रिया विनोद, फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। झारखंड अकादमिक काउंसिल 3 से 23 फरवरी तक, माफ कीजिएगा, 3 से 23 फरवरी तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी भी शामिल होंगे। यानी अब 63 दिनों के भीतर छात्रों को परीक्षा की तैयारी करनी होगी। परीक्षा तिथि जारी करते हुए झारखंड अकादमिक काउंसिल ने मॉडल टेस्ट पेपर भी जारी कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि रिवीजन के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर को भी बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। सभी विषयों में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीजों को याद करना भी जरूरी है। फरवरी से परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, जो कि अन्य वर्षों के तुलना में थोड़ा पहले है, लेकिन अभी हमारे पास 2 महीने पूरा पर्याप्त समय है। बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपका सब्जेक्ट में सिलेबस है, अभी तक जो भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई कर ली है, उसका रिवीजन जरूर शुरू कर दें। तो फोकस कर रहे हैं, जो मॉडल सेट विभाग द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश है। अब हर सप्ताह हम लोग मॉडल सेट से बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि बच्चे जो परीक्षा का पैटर्न है उससे भली भांति अवगत हो सके और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो झारखंड अकादमिक काउंसिल 3 से 23 फरवरी तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेगी और इस परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी भी शामिल होंगे। यानी कि अब 63 दिनों के भीतर छात्रों को परीक्षा की तैयारियां करनी होगी। परीक्षा तिथि जारी होते ही झारखंड अकादमिक काउंसिल ने मॉडल टेस्ट पेपर भी जारी कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि रिवीजन के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर को भी बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। बाढ़ बख्तियारपुर के
एसएफसी गोदाम में प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगा है कि प्रबंधक के निर्देश पर गोदाम में गिरे गंदे और धूल युक्त चावल बोरे में रखकर पीडीएस दुकानदार को उसकी सप्लाई की जा रही है। विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप है और इस बात को लेकर दुकानदारों में गुस्सा का माहौल है। वहीं इस मामले में प्रबंधक ने भी अपनी सफाई पेश की है और खुद को सही बताया है। मेरे पास 810 का गाड़ी है और कल ये लोग माल देंगे, कल देंगे कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। परसों ये 30 को देंगे, 30 से मशीन बंद हो जाएगा, हम उपभोक्ता को कैसे देंगे? उपभोक्ता माने उतारू पर चलाता है, मार धार जो भी कहिए गाड़ी गलौज सारा चीज हमको प्रक्रिया करना पड़ता है। वो तो इन लोग को चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एसडीओ साहब एक रोस्टर बना के दिए थे, उन लोग आज तक इनका पालन ही नहीं हुआ है रोस्टर का। यहाँ जिसको जैसा माने उसको वैसा देते हैं, माल भी उतना ही कम देते हैं। हर एक बार में 5 से 6 क्विंटल माल कम देते हैं। मेरा 22 क्विंटल माल कम है, उसका मेरे पास काट लीजिए। मेरा मुकेश कुमार नाम है। हम चंपापुर पंचायत बख्तियारपुर प्रखंड के जन वितरण दुकानदार राजलक्ष्मी कुमारी के नॉमिनी मुकेश कुमार है और ये डोमा पंचायत के जन वितरण दुकानदार हैं। इधर और हैं, आप कहाँ से हैं? अलीपुर बिहटा के जन वितरण दुकानदार हैं। आप डोमा पंचायत के जन वितरण दुकानदार है। हम लोग, आप कहाँ से हैं? डोमा पंचायत के, आप डोमे पंचायत के भी हैं। हम लोग के साथ बहुत माने बदतमीजी किया जाता है। खराब माल बोरा में भर के गोदाम से सड़ा हुआ गला हुआ और दे दिया जाता है। हम लोग के सर पे थोप दिया जाता है कि भाई इसको तुम जैसे चलाओ। संवाददाता अजय अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अजय, एफएससी गोदाम के ये प्रबंधक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। खराब अनाज देने के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से इन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि दूसरे पक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है और क्या इस पर जांच आगे बढ़ी है? जी देखिए, ये मामला जो है बख्तियारपुर गोदाम का है, जहाँ पे डीलरों ने ये आरोप लगाया कि 5 के डीलर हैं, बख्तियारपुर के हैं, डोमा के हैं, सालिमपुर के हैं। इन लोगों का ये आरोप है कि गोदाम प्रबंधक और जो वहाँ के ट्रांसपोर्टर है उन लोगों को मिली भगत से जो है इन लोगों को गंदा अनाज दिया जाता है और हमेशा गंदा अनाज दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसका वजन भी जो है सही नहीं दिया जाता है और जो अनाज ये लेकर के वितरण करने के लिए जाते हैं तो जो आम उपभोक्ता है वो साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और इनसे झगड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ऐसा आरोप इन्होंने गोदाम प्रबंधक पर लगाया है, वहाँ के ट्रांसपोर्टर पर लगाया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी डीलर ने आरोप लगाया कि जो लोडिंग अनलोडिंग होता है उसका भी पैसा जो है ट्रांसपोर्टर के द्वारा इन डीलरों को नहीं दिया जाता है, उसका भी राशि जो है डीलर वहन करते हैं। इसको ये तो अजय, क्या इसमें लिखित आवेदन दिया गया है, लिखित शिकायत क्या इस पूरे मामले पर दर्ज कराई गई है जिस वजह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ सके? जी अजय, क्या इस पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है इस पूरे प्रकरण को लेकर? वो डीलरों का कहना है कि हमने इसकी लिखित शिकायत जो है, हम इसकी शिकायत जो है वरीय अधिकारी को दिए और उतना ही नहीं गोदाम प्रबंधक के द्वारा जो है इन्हें धमकाया भी जाता है। और खास करके जो गोदाम प्रबंधक के जो पति हैं उनके वो जो है गोदाम का संचालन करते हैं और वही डीलरों को जो है अनाज देते हैं। तो वो कहते हैं डीलर से कि जहां तुमको शिकायत करना है तुम शिकायत करो, लेकिन जो माल है वही अनाज जो है तुम आप लोगों को दिया जाएगा। इसको लेकर के डीलरों में काफी असंतोष है, काफी जो है ये लोग जो है इनके इस कार्यशैली से जो है वो असंतुष्ट है। अब देखना है कि अनुमंडल के जो पदाधिकारी है वो इस मामले में क्या माने कदम उठाते हैं और गोदाम प्रबंधक के प्रति क्या कार्रवाई करते हैं। जी हाँ बिल्कुल अजय, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल उन्होंने लिखित शिकायत जरूर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन आगे की कार्रवाई को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आ पा रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हार के कारणों की समीक्षा करेगा महागठबंधन। आज पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है। सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सभी दलों के बड़े नेता की यहां पर मौजूदगी रहने वाली है। तो महागठबंधन आज हार के कारणों की समीक्षा करने वाला है। सभी घटक दल यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बेहद कम सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में आई है, तो इस वजह से अब ये हार की समीक्षा महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ आज राजधानी पटना में होती हुई नजर आ पाएगी, जहां सभी घटक दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। संवाददाता प्रीतम अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे। प्रीतम, हार के कारणों की आज समीक्षा होनी है महागठबंधन की तरफ से। जिस तरह से बिहार चुनाव का परिणाम सामने आया, इसके बाद आज फिलहाल कारणों पर बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी कि क्या वो विषय रहा, क्या कारण रहा कि जिस वजह से जनता ने इन्हें नकार दिया। आज जी बिल्कुल, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है महागठबंधन की। तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक होगी, जिसमें सभी घटक दल के लोग बैठेंगे। कांग्रेस से राजेश राम इस बैठक में शामिल होंगे। बाकी सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट और वीआईपी और आईआरपी यानी इंडियन स्पेसिफिक पार्टी के उसमें लोग शामिल होंगे और चर्चा की जाएगी कि जिस 20 साल से नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं और 20 साल से शासन के बावजूद नीतीश कुमार को इतना बड़ा मैंडेट क्यों मिला है। जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर तैयारी की गई है कि कांग्रेस एक डॉक्यूमेंट, एक डॉजियर सौंपने जा रही है आरजेडी को, जिसमें ये बताया जाएगा कि आखिर आरजेडी के लोगों ने कहाँ कहाँ सहयोग किया है और किन किन सीटों पर उन्होंने सहयोग नहीं किया है, किन किन सीटों पर उन्होंने असहयोग किया है और वहां पे कांग्रेस की हार हुई है। ये सारे सबूत के साथ, सारी चीजों के साथ आज कांग्रेस के लोग इस बात को आरजेडी के साथ शेयर करेंगे कि कहाँ पे बेमन से गठबंधन हुआ है और तालमेल न होने की वजह से कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया है। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सीपीएम के भी लोग होंगे और माले के भी लोग होंगे, क्योंकि माले की भी एक तरीके से करारी हार हुई है। 2015 में माले को अच्छी सीटें मिली थी, 2020 में माले को 12 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सीटें घटकर मात्र 2 रह गई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी से कहाँ हार हुई है। सभी शीर्ष दलों के लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल प्रीतम जी, चलिए देखिए, अब इससे पहले जब तक आरजेडी और कांग्रेस की अलग अलग बैठक हुई तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट सामने आई थी कि एसआईआर को इन्होंने एक बड़ा कारण बताया। इन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाने को भी आरोप बताया है। तो अब इन विषयों को लेकर महागठबंधन किस पक्ष पर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 1 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने को लेकर राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्र के दौरान पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी, जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एमएस ने स्पष्ट कर रहा है कि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के गैर कानूनी रूप से एकत्र होने, जुलूस, घेराव, धरना या किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि प्रतिबंधित रहने वाली है। आदेश के आग्नेयास्त्र यानी कि विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला, धूरा जैसे हथियारों के साथ घूमने को भी दंडनीय अपराध करार दिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की खत्म होने के बाद नई सरकार की गठन की गई और नई सरकार बनने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र आगामी 1 दिसंबर से 6 दिसंबर को होने वाली है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने आज समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, कई सभी विधायक के साथ कई अधिकारियां भी मौजूद रहे। वहीं बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डॉक्टर त्यागराजन ने साफ तौर पे कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। विधानसभा के अंदर और बाहर को सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। वहीं यातायात सुचारू रूप ढंग से हो सके उसको लेकर भी तैयारियां की गई है। वहीं बात करें तो धरना प्रदर्शन को देखते हुए तमाम जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। विवेक रॉय, कति न्यूज़, पटना।
पुण्या केंद्रीय कारागार में आज सुबह छापेमारी की गई। सुबह लगभग 5:10 पर और यहां से शुरुआत हुई। इस छापेमारी को 7:28 तक किया गया, जहां 22 वार्डों में महिला वार्ड, जेल, अस्पताल में भी छापेमारी की गई। और छापेमारी में अपर समाहर्ता राजकुमार गुप्ता, एसडीएम पार्थ गुप्ता और एसडीपीओ ज्योति शंकर समेत कई थाने के थाना प्रभारी करीब 60 महिला और पुरुष बल के साथ शामिल थे। एसडीएम पार्थ गुप्ता ने कहा है कि कोई आपत्तिजनक सामान फिलहाल बरामद नहीं हुआ है। जेल का निरीक्षण किया गया और सब कुछ एज पर रूल्स पाया गया और यहाँ पर सभी को भी, कैदियों को भी ये सलाह दी गई कि सब जो है यहाँ पर अथॉरिटीज़ का सहयोग करेंगे और किसी तरह का कोई प्रोहिबिटेड आइटम नहीं रखेंगे। जेल में कैदियों के द्वारा किसी तरह का शिकायत प्रशासन के अगेंस्ट में किया गया? कैदियों से सब फीडबैक भी लिया गया, किसी तरह का उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं किया और उनको यही बोला गया कि आपको अगर कोई शिकायत है तो आप अपने जो प्रशासन है उनसे भी संपर्क करें और यदि वो नहीं बताते तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के साथ पूर्णिया संवाददाता जेपी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जेपी मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से आज जेल में छापेमारी हुई है, फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ पा रहा है? क्या आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई है? देखिए सुष्मिता, ये जो है जिस तरह से अभी बिहार के जेलों से एक दो जो घटनाएं घटी हैं और जेल से कुछ घटना की साजिश रची गई, तो उसके बाद जेल प्रशासन पूरी तरह से और जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और यही कारण है कि छापेमारी की गई है। हालांकि कभी रूटीन छापेमारी भी लगातार की जाती है और पूर्णिया सेंट्रल जेल है और सेंट्रल जेल होने के नाते यहाँ पर कई बड़े कैदी भी रहते हैं, लिहाजा ये रूटीन छापेमारी निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से जेल से साजिशें रची गई हैं, उसके बाद जेल प्रशासन को सतर्क करने के लिए और जिला प्रशासन किसी तरह की कोई वारदात जेल से न हो, इस बाबत ये छापेमारी की गई है। हालांकि जो छापेमारी दल अहले सुबह से ही शुरू छापेमारी कर दी गई थी और पार्थ गुप्ता जो सदर एसडीओ हैं, अपर समाहर्ता राजकुमार गुप्ता, ये तमाम लोगों के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई थी और कई थाने की पुलिस मौके पर मौजूद थी। हर वार्ड का छापेमारी किया गया, लगभग 22 वार्डों का निरीक्षण किया गया इस दौरान, लेकिन कहीं से कोई आपत्तिजनक सामान, कोई मादक पदार्थ या किसी तरह की कोई मोबाइल फोन से ये कुछ बरामद नहीं हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पूर्णिया जेल पूरी तरह से सुरक्षित इस मामले में है कि यहाँ से बाहर से कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा है और जिला प्रशासन ने जो बातें कही मीडिया के सामने वो क्लियर है कि ये जो रूटीन छापेमारी थी। सुष्मिता। बिल्कुल जेपी मिश्रा जी, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की महिलाओं के लिए खास दिन रहा। सीएम नीतीश ने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। चुनाव के बाद कार्यक्रम हुआ तो इसका आयोजन भी भव्य तरीके से हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। ये भी बताया कि इस योजना से महिलाओं को कैसे फायदा हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार दिखी थी, जिसकी वजह बताई गई महिलाओं को रोजगार के लिए दिए गए 10,000 रुपए वाली स्कीम। चुनाव में इसका असर दिखा और एक बार फिर बड़े बहुमत से नीतीश कुमार की सरकार बनी। ये स्कीम अब भी जारी है और महिलाओं के खाते में रुपए पहुंच रहे हैं। एक बार फिर 10 लाख महिलाओं के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के जरिए रुपए ट्रांसफर किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में रुपए पहुंच जाएंगे। परिवार बचे हैं, उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी और इससे राज्य के सभी परिवारों की महिलाओं को काफी फायदा होगा। अब आप जान लीजिए कि पहले से तो सब काम किया ही गया है महिलाओं के लिए। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। जो हम लोगों ने शुरू किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने आरक्षण शुरू किया। उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सब काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, यानी कुल
1000 करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। जिन महिलाओं को अब तक रोजगार सहायता राशि मिल चुकी है वो संख्या 1,56,00,000 पहुंच चुकी है। योजना अगले महीने तक जारी रहेगी। रुपए ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पहले की लालू राबड़ी सरकार पर निशाना साधा। पहले वाली सरकार में कुछ हुआ था जी, याद करिए ना, कुछ पहले नहीं किया और जो काम शुरू किया हम लोगों ने शुरू करा दिया। अब जितना हो रहा है तो आगे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबके लिए काम करेंगे और समूचा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और इसके लिए इसको और आगे विस्तृत होगा और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो सब तरह से ये बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो महिलाएं भी 3 बोली है, बहुत अच्छी बोली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि खूब ठीक बोल रही। जिन 10 लाख महिलाओं के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए उनमें 9,50,000 ग्रामीण क्षेत्रों की और 50,000 महिलाएं शहरी क्षेत्रों की हैं। ये सभी जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं हैं जिन्हें पहले भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई थी। महिलाओं ने बताया कि जीविका समूह से जुड़ने से कैसे उनकी जिंदगी बदली। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आवेदन पत्रों की जांच के बाद सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। भैया हमरा सबके दिल से इच्छा छला जे पुनः हमर मुख्यमंत्री नीतीश भैया आबे और भगवान हमर सबके प्रार्थना सुन लेलखिन और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हमरा सबके नीतीश भैया मिल गेलखिन। भैया अहाँ के जे छे से ई महिला सशक्तिकरण के लेल पिछला 20 वर्ष में जे भैया अहाँ काम के लिए हैं और बिहार में एतेक सारा योजना लागू के लिए हैं और अहाँ भैया बिहार को योजना से बिहार को बहुत ज्यादा विकास भेले हैं। भैया ई साइकिल योजना से जे साइकिल लागू के लिए तो लड़की सब दोसर पर आश्रित नहीं रहकर खुद से साइकिल चला कर स्कूल कॉलेज चल जाए छे। 10 लाख महिलाओं को, 10 लाख जीविका की दीदियों को 10-10 हजार रुपया दिया गया, यानी 1,000 करोड़ रुपया आज उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बटन दबाया और उनके खाते में 10-10 हजार रुपया चला गया। 1,56,00,000 आज बिहार की जीविका की दीदियों के खाते में पैसा चला गया रोजगार शुरू करने के लिए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का मकसद महिलाओं को छोटे रोजगार के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। 6 महीने के आकलन के बाद महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी है। इस योजना के लिए आवेदन अभी से लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बिहार में नीतीश सरकार के सामने बड़ी चुनौती युवाओं का पलायन रोकने के साथ रोजगार सृजन भी है। चुनाव से पहले विपक्ष ने सरकारी नौकरी का दांव खेला था, लेकिन जनता ने अब इसी मुद्दे को लेकर अपनी बातों को सामने रखा है और इन पर भरोसा नहीं किया। अब सरकार को यह दिखाना होगा कि सरकार नौकरी और रोजगार का वादा खोखला नहीं था उनका। पिछले 2.5 साल में शिक्षा विभाग ने सबसे ज्यादा नौकरी दी और ऐसे में इस विभाग से लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार की खूब चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया। पिछले 2.5 साल में बिहार में बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है। इसके बावजूद सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं। सरकार के सामने भी अब खाली पदों को भरने की चुनौती है। कैबिनेट की पिछली बैठक में नीतीश सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पर काम करने के एजेंडे को मंजूरी दिया, लेकिन विपक्ष इसे ऐसी घोषणा बता रहा जो पूरा होने वाला नहीं। अब तो ये 21वें साल में प्रवेश करेंगे। 20 साल तो हम लोगों ने नहीं सुना। अब 20 साल में यदि नहीं सुना है तो ये 21वें साल में प्रवेश किए हैं, इसको थोड़ा हम लोग भी देख ले। हम लोग भी चाहेंगे कि युवाओं के जिस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे थे, पलायन और रोजगार, तो उस योजना को आप लागू करते हैं कि ना करते हैं हम देखते हैं। लेकिन जो परसेप्शन है, जो अब तक का ट्रैक
रिकॉर्ड रहा है सरकार का। बेरोजगारी के मामले में जिस तरह से आप देखिए साइंस कॉलेज में आप चले जाइए, साइंस कॉलेज के लैब बंद है। और किस लिए बंद है? कि वहाँ मूलभूत सुविधा के अलावे आप बड़ा आप जो है बिल्डिंग खड़ा कर दे रहे हो, तो एकदम वेल फर्निश, और उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं दे रहे हो। मेडिकल कॉलेज बड़ा बना दे रहे हो चमकला, उसमें आपके जो है HOD नहीं है, आपके MBBS डॉक्टर नहीं है। तो ये सब तो देखना पड़ेगा, मानक जो है आपका। और हमने साइंस कॉलेज का बात किया, अब तो डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी को बनाने की बात थी, तो वो मुद्दे भी दबे हुए। तो ये सब मुद्दे को लेना चाहिए। जनहित के मुद्दे पर सरकार कोई भी हो, उसको जनहित के मुद्दे पर यदि आप चुनाव लड़े हो तो आप उसको भी लागू करना चाहिए। बिहार में नौकरी की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन होता रहा है। अब चुनौती इसे रोकने की है। अलग अलग आयोग और विभागों की तरफ से नौकरी के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब भी इसमें काफी काम किया जाना बाकी है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के करीब 1 लाख पद खाली हैं। चुनाव से पहले TRE 4 का आदेश दिया गया था। बिहार में चुनाव की वजह से बहाली का विज्ञापन नहीं निकल सका। BPSC, BTSC, BSSC ने विज्ञापन निकाला है। BSSC के जरिए 15,000 बहाली होनी है। BPSC ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। BTSC के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली निकाली है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जरिए सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि 7 निश्चय 2 के तहत 2020 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है। अगले 5 साल यानी 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है और सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द भरने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अधिक से अधिक संख्या में रोजगार सृजन करने की होगी। बिहार में शिक्षा विभाग सरकार की इस योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब देखना होगा कि अगले कुछ साल तक शिक्षा विभाग कितने संख्या में बहाली निकालता है और इस बहाली के जरिए कितनी संख्या में युवाओं को नौकरी मिल पाती है, क्योंकि बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी RJD ने 2020 में भी रोजगार और सरकारी नौकरी को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था और इस बार भी चुनाव में उसने रोजगार और नौकरी को ही अपना मुख्य एजेंडा बनाया था। पलायन के बरकस बिहार की एक तस्वीर ये है कि बिहार से भारी संख्या में युवा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि वो रोजगार सृजन करे और पलायन को रोके। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। कल से वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है। भारत साउथ अफ्रीका के बीच की सीरीज है। रांची में इसका पहला मुकाबला खेलने को सभी तैयार हैं। मैच की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 2 दिनों तक ये पूर्वाभ्यास है और अब कल से रांची में ये पहला महामुकाबला होगा, जिसे लेकर पिछले दिनों ही कई खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभ्यास JSC स्टेडियम में चल रहा है और गजब का उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में भी देखने को मिल रहा है। इस खबर पर सीधे आपको ले चलेंगे राजधानी रांची। संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़े हुए। नैयर, गजब का उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों में। 2 दिनों तक पूर्वाभ्यास और कल का दिन ऐतिहासिक, क्योंकि कई सालों के बाद जनता को यह मौका मिलेगा कि वो सामने से इस खेल को देख सके। जी बिल्कुल, देखिए अभी रांची में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रिकेट का जुनून है वो पूरी तरह से क्रिकेट प्रेमियों में छाया हुआ है। हालांकि दूर दराज से लोग आ रहे हैं यहाँ टिकट के लिए, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है वह मायूस होकर स्टेडियम के बाहर भी खड़े हुए हैं कि कोई ना कोई कहीं से अगर तुक्का लग जाए तो टिकट मिल जाए। और जो टिकट लेने वाले हैं वह बाहर राज्य से, कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं तो कोई बंगाल से आए हुए हैं, क्योंकि टिकट की जो बिक्री हुई थी पहले
दिन ही जो टिकट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और जो ऑनलाइन जिसकी बुकिंग थी वो भी पूरी तरह से स्टॉल पूरा बुक था। और हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ जो इतने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वह दूर से आए हुए हैं, दूसरे राज्य से आए हुए हैं, कोई बंगाल से आए हुए हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं काफी मायूस है। और साथ ही साथ उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि कब आए थे। हम लोग तो परसों आए हैं। क्या हुआ? हम लोग तो खेला देखने के लिए आए हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। हाँ, अब क्या करिएगा? अब क्या करें, देखेंगे थोड़ी टाइम, बस नहीं मिलने से तो मायूस चल। बाहर खड़े हुए हैं अभी। हाँ, बाहर खड़े हुए हैं, टिकट ही नहीं मिल रहा है। अगर किसी के पास टिकट में है तो वो लोग ज्यादा पैसा मांग रहा है, बोल रहा है 2000 का टिकट 6000 रुपये मांग रहा है वो लोग, तो क्या करें बोलिए। आप कहाँ से आए? अब से मैं सिलीगुड़ी से आया हम लोग। हाँ, नहीं टिकट नहीं मिला। बहुत आस होगा देखने। हाँ, बहुत आस है। अब मन भी खराब हो रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, और इतना रेंज में टिकट लेने के बाद फिर सर दिक्कत हो जाएगा। और आप कहाँ से आए हैं? हम सर अरवल बिहार से आए हैं। हमको तो टिकट मिल चुका है, काहे कि हम एक दिन रात में लाइन लगे थे 10 बजे से, और दोपहर के 3। कितना खुशी है टिकट मिलने? बहुत खुशी है। रांची में मैच है और हम रांची में रहते हैं, इसलिए हम रात में लाइन लग करके 2 टिकट खरीदे थे। एक हम है, देखना पसंद करिए। हम रोहित शर्मा को देखने के लिए खास करके टिकट कटाए हैं, और साथ में विराट कोहली के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी है, हालांकि स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं और अपने जो पसंदीदा जो खिलाड़ी है उन्हें देखने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि जो भारत के जो प्रैक्टिस का टाइम है वो 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है, और वही साउथ अफ्रीका का जो प्रैक्टिस का टाइम है 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक है। तो यानी कि जो क्रिकेट प्रेमी है अपने पसंदीदा खिलाड़ी को प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहते हैं। और हालांकि जो स्टेडियम है उसके अंदर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन सब गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं कि वह एक झलक अपने क्रिकेट प्रेमियों को देख सके। और कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वह जैसे स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। किसे देखने आए हो? रोहित शर्मा को। अच्छा, तो कैसे देखोगे? हाँ, बताएंगे, उसमें से देखेंगे। उसी में देख लोगे ना। और क्रिकेट मैच देखना है कि नहीं अंदर? हाँ है। हाँ। उसका तैयारी हो गई है? नहीं हुई है अभी। आप किसे देखिएगा? विराट कोहली को। विराट कोहली। तो आप देख सकते हैं सुष्मिता की हर क्रिकेट प्रेमियों का जो है जुबान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा है। हालांकि यहाँ कुछ लोग हैं जो अभी भी मायूस है, जिन्हें टिकट नहीं मिला। बिल्कुल नहीं यार, देखिए 2 दिनों में ये टिकट सोल्ड आउट हो गए, और यही कारण है कि जो फैंस हैं उन्हें निराशा भी हाथ लगी, लेकिन जो उनके दूसरे फैंस हैं जिन्हें टिकट्स मिली है बेहद उत्साहित है कल को लेकर। बेहद शुक्रिया नैयर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आगे आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।